नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे समीक्षा अधिकारी के बारे में। नाम से ही आपको पता है दोस्तों, एक अधिकारी वाली फीलिंग आती है। तो किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है, थोड़ा सा मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको बता दूंगा। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो एसएससी की परीक्षाएं देते होंगे। तो सीजीएल के अंदर दोस्तों एक पद होता है। सीजीएल जो होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसके अंदर दोस्तों सीएसएस कैडर होता है। सीएसएस जो कि होता है केंद्रीय सचिवालय। तो केंद्रीय सचिवालय में जो 4600 ग्रेड पे जो नौकरी लगती है, उसे पहले बोलते थे दोस्तों असिस्टेंट, मगर अब बोला जाता है उसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि सहायक अनुभाग अधिकारी। ठीक है, अब उसके नाम में भी अधिकारी होने लगा है। तो समीक्षा अधिकारी क्या होता है, इसके लिए पहले हम एक ऑफिस का एक पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है। दोस्तों, नॉर्मली आप देखेंगे किसी कार्यालय में एक पियोन होगा सबसे निचली पोस्ट पर, फिर होता है एलडीसी, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर यूडीसी होता है, यूडीसी के बाद असिस्टेंट सेक्शन अफसर और सेक्शन अफसर। अब ये मैंने बताया दोस्तों स्ट्रक्चर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में पियोन तो होगा ही, मगर फिर दोस्तों आपके लिए होगा वहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर समीक्षा अधिकारी, और फिर उसके ऊपर होगा सेक्शन अफसर। जो अनुभाग अधिकारी होता है दोस्तों, वो ये कह सकते हैं कि पूरे सेक्शन का एक हेड होता है। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी जो है वो गजेटेड नहीं है, और जो समीक्षा अधिकारी है वो अधिकांशतः सभी विभागों में ग्रुप बी गजेटेड अफसर है। सहायक समीक्षा अधिकारी का जो ग्रेड पे होता है दोस्तों वो 4600 होता है, और समीक्षा अधिकारी का 4800 होता है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक रिव्यू दिया है समीक्षा अधिकारी का। अगर दोस्तों मैं बताऊं पावर के मामले में, तो क्लरिकल जॉब है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पावर की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, मगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने जगह पर आप शक्तिशाली होते हैं। अब जैसे कि रेलवे की टीसी की बात करें हम, भले ही उसका अधिकार कहीं ना चलता हो, मगर ट्रेन में तो वही राजा है ना। आप विदाउट टिकट पकड़े गए तो उसी की अथॉरिटी है। तो ये मान लीजिए अपने अपने विभाग में सभी आरओ एआरओ सबकी पावर तो होती ही है। एक एक करके मैं आपको सभी विभागों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कई लोग कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी के लिए करें या फिर कोई और परीक्षा तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी कहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी से बताइए, लोअर पीसीएस से बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के जिस भी विभाग में आप जाना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी के पद पर, तो ये देखिए यहाँ पर एक तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, ऊपर से जो वर्कलोड होता है ना यहाँ पर वो इतना ज़्यादा नहीं होता। कम ग्रेड पे आपको भले ही अथॉरिटी ज़्यादा मिल जाए, मगर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें गाड़ी मिले, तो दोस्तों वो गाड़ी आपके लिए नहीं होती, वो गाड़ी होती है उस पद के लिए, और आपको कभी भी बुलाया जा सके। 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जिन भी अधिकारियों को गाड़ी प्रोवाइड की जाती है उनके लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन्हें 24 घंटे की ड्यूटी है। जैसे कि आप देखेंगे तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, इनके पास 24 घंटे इन्हें कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नाम के साथ भी अधिकारी लगा हो और हमारी जो जॉब है वो पीसफुल भी हो, क्योंकि इसमें आप देखेंगे अधिकांश जगह पर आरओ एआरओ में आपको 5 डे वर्किंग जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके विभाग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और हमारे चैनल पर ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं दोस्तों जो कि आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती आनी है, और आपको पता होगा विधान परिषद में तो भर्ती आ चुकी है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल पहले मैंने आपको ये बताया
कि चाहे आप किसी भी विभाग में क्यों ना हो, एक बाबूगिरी वाली नौकरी है। बाबूगिरी का मतलब क्लरिकल ही काम होना है, ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में जाकर जो है कुछ अलग काम करना है, ऑफिस ड्यूटी है, ठीक है, पीसफुल रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम का पैटर्न तक बताने वाला हूँ इसमें, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, इसे स्किप कर करके मत देखना। आगे बढ़ा कर कई लोग यूट्यूब देखते हैं, है ना, वीडियो देखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, चाहे आरओ हो या एआरओ हो, दोनों में ही CCC मांगा जाता है। CCC का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा दोनों में ही टाइपिंग भी मांगी जाती है। बाकी जगह आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी के लिए टाइपिंग नहीं मांगी जाती, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी के लिए भी टाइपिंग मांगी जाती है। और ये इकलौता ऐसा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपको टाइपिंग का वेटेज मिलता है। जो मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, वो इसी वाले में हुआ था, क्योंकि टाइपिंग में मुझे काफ़ी अच्छे नंबर मिल गए थे, 50 में से 49.9। रिटन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मगर क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन से जो है वो हो गया था, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी टाइपिंग अच्छी है, टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है इसके अंदर, तो मतलब प्री ही होता है, उसके बाद वो टाइपिंग ही होती है। तो प्री आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी इजी पड़ जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी लेखन कौशल जो है, राइटिंग स्किल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको मैथ नहीं आती है, जीएस का बहुत अच्छा वेटेज होता है, इंग्लिश 50 नंबर की आती है। और इंग्लिश जो आती है दोस्तों, वो आती है आपकी एसएससी सीजीएल लेवल वाली, ठीक है, एसएससी सीजीएल 10+2 वाली, तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये तो रही दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, अलग अलग सेक्शन है दोस्तों। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले में शायद इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, मगर जो कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह के, तो वहाँ पर जो है वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब वर्कलोड, आप नौकरी में ये सोच के कोई जा रहे हैं कि वर्कलोड नहीं होना चाहिए, भाई इतनी मोटी तनख्वाह लोगे तो काम भी तो करोगे ही ना। और काम क्या करना है, कोई 24 घंटे की तो ड्यूटी है नहीं, जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो आपको करके आनी है, ठीक है। तो वर्कलोड से ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों आपको पता है कि जुडिशरी में आप जाएंगे, अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप आरओ या एआरओ पे सेलेक्ट होते हैं, तो न्यायालय की दोस्तों एक अलग ही समाज में जो है प्रतिष्ठा है। कोई भी आपसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। मतलब एक विभाग का भी जो रुतबा होता है ना, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। अब आप देखते होंगे छोटी मोटी अगर कोई बात भी हो जाती है तो वो सब आप अपने डिपार्टमेंट को बताएंगे कि आप इस डिपार्टमेंट से हैं, तो आपके कार्य जो है आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि लगेगा कि व्यक्ति जो है न्यायालय से जुड़ा हुआ है और कानून की अच्छी जानकारी रखता है। अक्सर लोग क्यों ठगे जाते हैं, क्योंकि जो लोग कानून के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें कोई भी जो है आसानी से मूर्ख बना लेता है। मगर जैसे ही कोई आपके डिपार्टमेंट के बारे में सुनेगा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो हर जगह आपको रेस्पेक्ट तो मिलने वाली है। और आपके जो जान पहचान के, जो आप मोहल्ले पड़ोस में जहाँ भी रहते हैं, तो सब लोग आपसे सम्मानजनक तरीके से बात करेंगे। क्या पता हमारा कोई काम ना पड़ जाए इनसे आने वाले समय में, क्योंकि कोर्ट कचहरी से तो सब लोग दूर ही रहना चाहते हैं। तो ये आपको एक प्रतिष्ठा जो है आपको न्यायालय की मिल जाएगी, तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बताया, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है। अब हम चलते हैं दूसरे विभाग की ओर, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि हमने अपने चैनल पर जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, जो कि आपकी यूपी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। कई लोगों ने तो उन्हें लाइव क्लास को अटेंड किया था, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अटेंड नहीं कर पाए। तो रिवीजन के लिए प्रीति मैडम ने उन सब के PDF तैयार कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगले विभाग की ओर बढ़ें। अगला विभाग है उत्तर प्रदेश सचिवालय। अभी इसकी हाल ही में परीक्षा भी हुई है 2016 वाली। उत्तर प्रदेश सचिवालय की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो है आपको 5 डे वर्किंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर हर सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको सेकंड सैटरडे की तो छुट्टी मिल जाएगी, मगर आपको हर सैटरडे संडे की नहीं मिलेगी। मगर सचिवालय की बात करें हम, उत्तर प्रदेश सचिवालय की, तो यहाँ पर जो है आपको 5 डे वर्किंग होगी। वर्क में कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होने वाला है, नॉर्मल क्लेरिकल काम ही होता है इसमें।
और इसकी जो भर्ती होती है वो यूपीपीएससी करवाती है दोस्तों। यूपीपीएससी जो, और हर साल भर्ती नहीं आती है ये, है ना। अभी पहले तो आ रही थी, मगर अभी आप देखेंगे कि 2020 वाली नहीं आई है ना। 2017 वाली जो परीक्षा थी वो कंप्लीट हुई, उसके बाद जो है 18, 19, अभी देखिए 20 वाली जो है, हो सकता है जल्दी आए, जैसी आएगी मैं आपको सूचना दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात क्या है, जो सचिवालय की नौकरी है, यहाँ पर पहले हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। दोस्तों इसमें आरओ बनना तो थोड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हलवा है, मगर एआरओ बनना बड़ा आसान है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एआरओ में जो दोस्तों कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन लगी हुई है ओ लेवल, वो हर किसी के पास नहीं होता, और जिसके पास होता है उसका प्री क्वालिफाई नहीं होता। तो जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया और मुख्य परीक्षा के लिए बैठ गए, और फिर उसके बाद होती है हिंदी टाइपिंग। वहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर टाइपिंग हो रही थी इंग्लिश, और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं होती है, मगर हिंदी पे जो है काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुर्तीदेव 10 में करवाते हैं यहाँ तो इसमें अगर आप लोग जो है निकाल लेते हैं इस एग्ज़ाम को, तो एआरओ के अक्सर देखा गया है कि पद खाली रह जाते हैं। तो वो खाली क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि ओ लेवल के साथ में इसका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो जिन लोगों के पास भी ओ लेवल का डिग्री है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जो है इसके एआरओ के लिए तो बहुत मतलब एलिजिबल हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों के कट ऑफ में काफ़ी अंतर आता है। अगर आप 2017 वाला भी देखेंगे ना, 2017 की जो प्री की कट ऑफ गई है, आरओ और एआरओ में लगभग 30 से 40 नंबर का डिफरेंस रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इसके मतलब क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। सैलरी दोस्तों सभी जगह 4800 ग्रेड पे ही होता है, सचिवालय हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो, तो दोनों जगह ही जो है आपको 4800 ग्रेड पे मिलता है। 4800 ग्रेड पे मैं दोस्तों ये मान लीजिए कि अगर आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, तो आपके आगे प्रमोशन हो या ना हो, तब भी जो है मतलब काफ़ी मोटी तनख्वाह आपको मिलेगी। अच्छा, मैंने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रमोशन के बारे में नहीं बताया, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि आरओ के बाद आप बनते हैं सेक्शन अफसर, अनुभाग अधिकारी, और उसके बाद बनते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर जो प्रमोशन वाला जो चैनल है दोस्तों, वो रजिस्ट्रार वाली लाइन में है। ठीक है, और कुछ बीच में जो है आरओ के बाद जो है आप शायद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी है, जिसमें कि आप बेंच सेक्रेटरी के लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी क्लेरिकल वाली लाइन जो है वो तो चलती ही रहेगी। यहाँ पर हम दोबारा से लौट के आ जाते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय वाले पे। यहाँ पर जो आपके प्रमोशन होंगे दोस्तों, वो होंगे सबसे पहले आरओ, आरओ के बाद आप बनेंगे अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी के बाद यहाँ पर बनेंगे अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके प्रमोशन होने वाले हैं वो सेक्रेटरी रैंक पर होने वाले हैं, और आपको पता है कि जो किसी भी विभाग का टॉप सेक्रेटरी होता है वो आईएएस ही होता है ना। और सचिवालय में आप रहेंगे तो मान लीजिए कि वहाँ पर तो काफ़ी आईएएस और पीसीएस अधिकारी होंगे। यहाँ पर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से आपका संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि ये जुडिशरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे सचिवालय वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पूरे एक तरीके से सचिवालय है पूरे उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर सभी विभागों की मिनिस्ट्री होंगी, आपके इंटर मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र भी होंगे। तो ये जो है आपको एक तरीके का उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं उनके आप टॉप जो सचिवालय है वहाँ पर आप रहकर काम करेंगे। तो इसका भी अलग में एक रुतबा है दोस्तों। आपको पता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे ट्रांसफ़र हो जाएं या फिर अप्रोच करता है, तो सचिवालय जो है इस मामले में बहुत बढ़िया एक तरीके से कहा जाए जॉब है। यहाँ पर रहकर भी जो है आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आगे तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है, तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ का प्रमोशन इतना अच्छा है और सैलरी इतनी अच्छी है दोस्तों कि मतलब आगे की दिक्कत नहीं पड़ती है। अब देखिए मान लीजिए 4800 ग्रेड पे जो सेलेक्ट होता है, अगला ग्रेड पे ही 5400 है। जो क्लास 1 आईएएस और पीसीएस जो सेलेक्ट होके आते हैं वो 5400 पे ही तो आते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो स्केल मिलने वाला है 4800 के बाद, वो तो 5400 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके प्रमोशन के बारे में बताया। जॉब प्रोफाइल में दोस्तों कोई ज़्यादा इतना वर्कलोड नहीं होने वाला है। अगले विभाग की ओर चलें, जैसे जैसे पॉइंट मुझे और याद आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें मैं आप लोगों को बता पाऊँ। अगली हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश मतलब जो जहाँ से आपकी परीक्षा होती है। यहाँ पर भी दोस्तों आरओ एआरओ होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कैडर जो है वो इतना बड़ा नहीं है यहाँ का।
तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रमोशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेरोज़गार के लिए तो सारी नौकरी बढ़िया है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि मल्टीपल जगह जिनका सिलेक्शन हो जाता है और किस एग्ज़ाम को लेकर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दोस्तों मैंने आपको बताया, बस ये है कि आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कितने पद हो सकते हैं, क्योंकि आप इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर रहकर काम करेंगे तो जानकारी आपको ये रहेगी और आप उसी हिसाब से अपनी भी तैयारी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि लोक सेवा आयोग का जो कैडर है, कैडर की स्ट्रेंथ है ऊपर इतने ज़्यादा पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रमोशन थोड़े कम होंगे। मगर सचिवालय में देखा जाए तो कैडर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आपके प्रमोशन के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि प्रमोशन जो डिपेंड करता है वो आपकी सीनियरिटी पर, और सीनियरिटी डिपेंड करती है आपकी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आपकी सीनियरिटी अच्छी होगी, और ऊपर मान लीजिए 100 वैकेंसी होती हैं, आपके बैच में 500 लोग हैं, तो टॉप 100 का ऊपर प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा की तैयारी करनी तो है, मगर नंबर भी इतने लाने हैं आपको कि आप अपने बैच में कम से कम टॉप 100 में तो आ जाएँ। टॉप 1 तो एक ही होता है, तो कम से कम कोशिश कीजिए टॉप 100 में आ जाएँ, जिससे कि जब भी आगे प्रमोशन हो अगले पद के लिए तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल रहें। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में इतना ही है दोस्तों। अगले विभाग की ओर चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग, यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल में अभी ईआरओ की वैकेंसी आई, वैकेंसी बहुत कम आई दोस्तों। अब क्या करें, जिस हिसाब से कैडर होता है उतनी ही वैकेंसी निकलती हैं जितनी वैकेंसी खाली होंगी। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा यूपीपीसीएल में? यूपीपीसीएल के सभी कर्मचारियों को दोस्तों एक फ़ायदा मिलता है, जो आपका बिजली का जो मीटर है, बिजली का मीटर का एक फ़िक्स चार्ज हो जाएगा, मतलब 500 रुपये, और उसके बाद फिर आप अपनी कितनी भी बिजली इस्तेमाल करें उसका कोई चार्ज नहीं होता, एक फ़िक्स चार्ज कर दिया जाता है और मीटर हट जाता है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल में आरओ बनने से। और एक जानकारी और दे दूँ, यहाँ पर आरओ की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर आप ईआरओ की भर्ती होती है। और एक इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि यहाँ का जो ईआरओ है दोस्तों वो है 4200 ग्रेड पे का। बाकी सब जगह जो ईआरओ होता है वो 4600 ग्रेड पे का होता है। इसका अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें ना दोस्तों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है, यहाँ पर जीएस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इंग्लिश और हिंदी ये आपको अच्छी तरीके से आएगी तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। इसका प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इसमें हिंदी टाइपिंग होती है। हिंदी टाइपिंग इसमें आपको चॉइस मिलेगी, मगर इसमें कृतिदेव फ़ॉन्ट पे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बारे में सबसे बढ़िया बात यही थी कि आपका बिजली का मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये का जो खर्चा आता है वो आपका एक तो बच जाएगा। उसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग है वो आजीवन जो है लखनऊ में ही रहने वाली है। दोस्तों अगर मैं सचिवालय की बात करूं तो सचिवालय की भी लखनऊ रहती है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इलाहाबाद। ठीक है, इसके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इलाहाबाद, क्योंकि एक बेंच इसकी लखनऊ में भी है, तो लखनऊ में भी जो है इसकी पोस्टिंग हो सकती है। और यूपीपीसीएल के बारे में मैंने आपको बताया ही कि इसमें जो है इसमें भी आप लखनऊ में रहेंगे। शक्ति भवन नाम है शायद जो यहाँ इनका सचिवालय है, तो वहाँ पर रहकर आपको जो है इसमें नौकरी करनी पड़ती है। 4200 की है, मगर जो आपका अगला प्रमोशन होगा समीक्षा अधिकारी पर वो 4800 ही है। ठीक है, तो बीच में 4600 ग्रेड पे नहीं है यहाँ पर। अगली हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब अगला डिपार्टमेंट कौन सा है दोस्तों? अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद, जिसकी वैकेंसी अभी निकली हुई है, और आप में से काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं पूछ रहे हैं कि हम इस फॉर्म को डालें या ना डालें, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग वही है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। मगर इंटरनेट पर यूट्यूब पर आपको कुछ वीडियो ऐसे भी मिले होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर करप्शन हो रहा है या कुछ और हो रहा है। इस बारे में मुझे तो कोई विशेष जानकारी नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जो और लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि उनकी जो बात है वो कितनी तार्किक है और किस बिना पर वो ये बात कह रहे हैं।
मैं आपको इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि संसद है, संसद की भी 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों का अपना अपना सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। उसी प्रकार जो राज्य में विधानमंडल होता है उसका भी अपर हाउस और लोअर हाउस, उनका भी जो है आपका सचिवालय होता है। तो ये उसी सचिवालय की नौकरी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी के अलावा और भी पदों पर वैकेंसी निकली है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 1000 से ऊपर इसमें फ़ीस है। बहुत सोच समझ के डालिएगा दोस्तों। मैं आपको विज्ञापन की जानकारी देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत फॉर्म डाल दें, है ना। आपको अपने हिसाब से देखना है आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या कितनी मेहनत कर सकते हैं। वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें भी बाबूगिरी वाला ही काम है दोस्तों। कोई मतलब ऐसा नहीं है। बस ये मान लीजिए कि हर ऑफिस के अंदर जो सेक्शन बटे हुए होते हैं, उन सेक्शन के अंदर आपको काम करना है और लिखा पढ़त का काम है, फाइलों का काम होता है। पूरी जो सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, सारी की सारी जो है नीचे लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सब बाबूगिरी ही है दोस्तों। बस कोई छोटा बाबू है, कोई बड़ा बाबू है, ये आप कह सकते हैं। मगर सबसे अच्छी बात यही है, जैसे कि मैंने बताया, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, है ना। 4800 ग्रेड पे है। और क्योंकि आप विधान परिषद में रहेंगे तो आप जो प्रोसीडिंग होती है, जैसे कि कानून बनने की जो प्रक्रिया है, आप जो है वो और अच्छी तरीके से जो है जान पाएंगे। जुडिशरी क्या करती है, कानून को लागू करवाती है। और विधानमंडल का क्या काम होता है दोस्तों, विधानमंडल में कानून बनते हैं कि कानून क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है MLA, MLC ये सब जो होते हैं, तो ये एक तरीके का माहौल होगा वहाँ पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। कई लोगों ने पूछा कि इसमें धांधली होगी क्या। देखिए दोस्तों, इस बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर आप संतुष्ट हों, पूरी तरीके से देख लीजिए, सिर्फ मेरा वीडियो मत देखिए, और भी वीडियो देखिए और लोगों के। अगर आपको लगे कि आपको फॉर्म डालना चाहिए तो डालिए, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इस वीडियो में, देखिए 22 मिनट का हो गया है दोस्तों। 22 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ, बीच में एक भी पॉज नहीं लिया है। तो इसलिए अगर आपको पसंद आई हो, ज़रा सी भी बात आपको यूज़फुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल कैसा लगा। और दोस्तों, इसमें इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू पहले बताते थे कि था, मगर क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, तो इंटरव्यू तो जहाँ तक है नहीं होने वाला है। इंटरव्यू इसमें से किसी में भी नहीं है, ना UPPCL में है, ना लोक सेवा आयोग में है, किसी में भी इंटरव्यू नहीं है। तो बिना इंटरव्यू के आप कर सकते हैं। बस ये है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इसमें भी पूरा एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, RO के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो आप जानना चाहते हो और मैंने ना बताई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।